नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लेके आए अपने मैथमेटिकल टूल्स का थर्ड पार्ट। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूँ, आप सब लोगों को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो को जो इतना सपोर्ट और समर्थन किया, आगे भी इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहें। ठीक है, ओके। आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें हम लेकर आए फंक्शन के डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। फंक्शन के बाद लिमिट है, तो लिमिट कैसे फंक्शन पे एक्ट करती है, उसे कैसे यूज करते हैं, उस चीज को हम देखेंगे। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किसके, डिफरेंशिएशन की। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज के शुरू करते हैं। फंक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा क्या कि कुछ छोटे टर्म जो आपको हमेशा से याद होते हैं, जैसे कि चलो ऑरली ले लेते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर एक क्वेश्चन में सिचुएशन के साथ में चेंज हो जाती है। वही हम बात करेंगे कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट ऐसे क्वांटिटीज होती हैं जो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे सारे के सारे नंबर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और अब आपको जैसे लॉग में पता चल गया ई 2.7 वो भी एक कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी ऐसी चीज जिसे आप मेजर कर सको, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, फंक्शन में हमने अभी तक के केस में जो किया है, हमने एक दो फंक्शन पढ़े हैं, जैसे लीनियर आपने इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, या फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, वो सब फंक्शन ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें आप दो वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल क्वांटिटीज को क्या करते हो, लिंक करते हो एक दूसरे से किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले के रेस्पॉन्स में। और उसके बाद में आप क्या करते हो, जैसे एक्स और वाई, इन दोनों के अंदर आपने रिलेशन दे दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, तो अब वो फंक्शन माना जाएगा। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन अटैच्ड है जो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि एक y, मतलब y को x से लिंक कर दिया, तो x और y दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज है। अब यहाँ पे x को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान रहे हैं और y को डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप x की वैल्यू को अपनी मर्जी से पुट करते हो और उसे पुट करके एक्सप्रेशन में y को कैलकुलेट करते हो। तो x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जब भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे हमेशा क्या लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ का प्लॉटेशन होता है। अब आगे बात करते हैं कि मैं x और y के अंदर रिलेशन ले रहा हूं, x y दोनों वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को एक फंक्शन बनना है, तो फंक्शन बनने के लिए जरूरी है कि देयर शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देयर शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। मतलब जब आप x के फॉर्म में फंक्शन में कोई भी चीज इनपुट करेंगे, तो y के फॉर्म में कुछ ना कुछ आउटपुट हमेशा आना चाहिए। अगर x एक वैलिड इनपुट है, तो y का कुछ ना कुछ वैलिड आउटपुट भी आना ही चाहिए। आगे बस हमें एक तो ये बात, इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप x की एक वैल्यू पुट करते हो और उसके करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आ जाए। ये भी तो ऑब्वियसली गलत ही होगा कि आपने x की वैल्यू मान लीजिए कभी 5 पुट की, और 5 पुट करने से कभी x y 6 आ रहा है और कभी 8 आ रहा है, तो आप ऐसे कभी भी मतलब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि x को 5 रखने पे कब 6 आएगा, कब 8 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो x की जितनी वैल्यूज है उसे बोलते हैं इनपुट या फिर डोमेन, और y के जो रिस्पॉन्स में वैल्यूज आती हैं उन्हें बोलते हैं अपन आउटपुट या फिर रेंज। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन को फंक्शन बनने के लिए ये एसेंशियली जरूरी है कि एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू आनी चाहिए। दो x की वैल्यूज के लिए एक y की वैल्यू आ जाए ये चलेगा, लेकिन एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। फंक्शन इट इज a relation between two variables such as x and y। ठीक है, ये एक रिलेशन होगा and for each value of x as input there should be a finite value of y, that is output।
y आउटपुट। ठीक है बच्चों, तो आप फंक्शन को एक तरह का ऐसा मशीन मान सकते हो जिसमें आप एक तरफ से इनपुट दोगे तो वो जैसे ही मशीन में जाएगा तो दूसरी तरफ से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से होता है। और फंक्शन को दिखाने का ये साइन है p ऑफ x या फिर f ऑफ y, ये सब फंक्शन को दिखाने का क्या है, एक सिंबल है। आगे आपको बस समझे। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि x और y के बीच का रिलेशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी अ y। ठीक है, आगे बस ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कितने तरह के फंक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, वही हमारे काम का फिजिक्स में। ओके, तो अगर मैं बात करूं सिर्फ फंक्शन के टाइप्स की, तो बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक लाइन है जिसे अगर आप याद कर लेते हो तो आपको सब तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन है आई लेट या फिर आई लेट भी आप इसे पढ़ सकते हो, LATE। इसके हर एक लेटर का मतलब एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आई की, तो यहां पे जो आई है उसका मतलब होगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, देखो बच्चों इनवर्स फंक्शन में क्या है, आपने सिंपल फंक्शन तो पढ़े हैं, जैसे कि आपने साइन थीटा पढ़ा है या साइन एक्स पढ़ा है या फिर कॉस थीटा पढ़ा है या कॉस एक्स पढ़ा है। लेकिन अब देखिए जैसे मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन 45 और उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, अब बात समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए मैं कभी इनवर्स फंक्शन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो इनवर्स फंक्शन को लिखने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, इसे साइन इनवर्स और फिर यहां पे मैं नंबर लिखूंगा साइन इनवर्स और फिर यहां पे मैं नंबर लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स x लिख देता हूं और फिर ये जो x है इस x की वैल्यू कहीं से कहीं तक रेंज करेगी, तो यहाँ पे इस साइन के केस में x की वैल्यू जो हो सकती है x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जा सकता है, ये -1 से और 1 तक जा सकता है और उसके बीच की सारी वैल्यूज एक्वायर कर सकता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x। आप यहाँ पे साइन इनवर्स x में x की जगह 1/√2 रखिए, तो साइन इनवर्स x का मतलब साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, डिग्रीज में। आगे बात बच्चों समझ में। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारी सिंपल होती है बिल्कुल उसी तरीके से पूरी की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगी जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है। पर बायो वालों को इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होगा। पर जो जनरल आपको यूज होगा वो ये होगा कि कभी कभी आपको स्लोप निकालने को बोला जाएगा और आप निकालोगे tan थीटा इक्वल टू सम नंबर लाइक m। ठीक है, जो आपको जनरली यूज होगा उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कभी कभी आपको स्लोप निकालना पड़ेगा और एक्सप्रेशन आएगा tan थीटा इक्वल टू कोई नंबर आ जाएगा जैसे कि लेट इट बी m। अब वहां पे आपको बोला जाएगा थीटा निकालिए और थीटा की वैल्यू कभी कभी स्टैंडर्ड नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू आ जाता है क्वेश्चन में आ गया 5, तो अब किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि tan थीटा की वैल्यू थीटा की किस वैल्यू पे 5 देता है, नहीं पता, तो इसे हम इनवर्स के केस में ही छोड़ देंगे और इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 5 इक्वल्स टू थीटा। बस यही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो tan थीटा बस आपके काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी, उसके फॉर्मूलेज भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पढ़ना। बस हमें पढ़ना है कितना, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज द फंक्शन दैट इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और यूज्ड इन फिजिक्स। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दे रखा एल का मतलब है लॉगरिथम। देखिए लॉग का जो फंक्शन है ना, लॉग का फंक्शन हम लोगों ने डिटेल में हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पूरा का पूरा हमने लॉग फंक्शन पढ़ा। तो लॉग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन आएंगे वो सारे लॉगरिथमिक फंक्शन माने जाएंगे। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लॉग और फिर यहाँ पे जैसे मैं बेस में कुछ नहीं लिख रहा तो log 10 माना जाएगा और यहाँ लिख सकता हूँ x² + 5x, पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन। तो ये लॉग फंक्शन बन गया है। ठीक है बच्चों, आगे आपको बस ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ए पे। ए का मतलब हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होंगे, देखिए मैथमेटिक्स में जितने भी एक्सप्रेशन आपने अभी तक पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी एक तरह का पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, किसी पावर का। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन का एक पार्ट माना जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं 2x² + 5x +
3। ठीक है बच्चों, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हमें सबसे ज्यादा काम आएगा और हम सबसे ज्यादा इसे यूज करेंगे। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें भी आपने 10th क्लास में एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा है, जैसे कि साइन क्या, कॉस क्या, टेन क्या, और उनके बीच के कुछ रिलेशन पढ़े। 11th क्लास में और 11th क्लास में इसे और एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ्स वाले बच्चे इसे और आगे तक पढ़ेंगे, जबकि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जो आपने पढ़ा उससे काम चल जाएगा। अब बात करते हैं ई की। ई का मतलब यहाँ पे होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी हम बात करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई इस फंक्शन का बेसिक फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मेट में बता देता हूं, यहाँ पे कोई नंबर होगा और नंबर की कुछ पावर होगी, जैसे e की पावर x या फिर e की पावर 5-5x। ठीक है, अब e हमें पता है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.17। तो बस उसी तरीके से e की पावर x या e की पावर माइनस में कोई -5x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर x। एक फिक्स क्वांटिटी, एक कांस्टेंट का वेरिएबल जब पावर बन जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, हाँ, व्हेन कांस्टेंट इज रेज्ड टू अ वेरिएबल पावर। ठीक है बच्चों, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाएगी तो मेरे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्या, मीनिंग ऑफ अ लिमिट। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि लिमिट का मतलब क्या है, इसकी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को हम टच करेंगे। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो रियल नंबर लाइन है ना, और उसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0, ये 1, ये 2। मैं सिर्फ अभी इंटीजर दिखा रहा हूं। तो अभी अगर मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे हैं, जिसका काउंटिंग करना भी मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि एक फेमस साइंटिस्ट ने बोला था कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है और हर रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर है। वैसे ही मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है कि हमें कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना होता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। और कहां चाहिए, जब x की वैल्यू 2 हो जाती है। x की वैल्यू 2 पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन अभी तक हमने तो यही समझा कि जो x की वैल्यू है वो फंक्शन में पुट कर दो और जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके दिखा दो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2, तो क्या होने वाला है, 8 - 8 0 और 2 - 2 0, मतलब 0/0 हो गया। आप ही बताइए, क्या आपको कभी पॉलिनोमियल पढ़ाते वक्त 9th या 10th क्लास में बताया गया था कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इनडिटरमिनेंट हो गया। इनडिटरमिनेंट का मतलब हो गया मीनिंगलेस, इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में आंसर निकालना अलाउड नहीं है। तो हमें अब इसे अगर सॉल्वेबल बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिमिट ये बोलता है कि यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप लिमिट लगा दीजिए। जैसे कि मैं बात करता हूं, लिमिट x की वैल्यू इज टेंडिंग टू 2। x की वैल्यू इज टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है, फंक्शन में x की जो वैल्यू है वो 2 के आस या पास की वैल्यू है। आस पास मतलब या तो 2 में कुछ जोड़ दो 0.00001 या फिर उसमें से 0.001 घटा दो। ऐसा करने पे उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 2 से हट जाएगी और यहाँ पे एक छोटा नंबर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक छोटा नंबर आ जाएगा, जिसको काट के आप 1 भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर कुछ और वैल्यू आ जाएगी। आ रही है आपको समझ में? तो लिमिट हमें एक बोलते हैं ना, किसी फंसी हुई सिचुएशन से निकलने का रास्ता देती है कि अगर कभी एग्जैक्ट 2 या कोई भी नंबर पुट करने पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू को मीनिंगलेस बना रहे हैं तो उसको वापस से मैथ्स में जोड़ने के लिए हम लिमिट का यूज कर लें। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट का यूज करूंगा तो मैं कहूंगा x एग्जैक्टली 2 नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली 2, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, मतलब ये 2 के आसपास की कोई वैल्यू है। और अब अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू रखता हूं तो देखते हैं क्या आती है वैल्यू। जैसे अभी मान लीजिए मैं x की वैल्यू कुछ भी रख देता हूं, तो x को मैं मान लेता हूं कि x है इस समय मतलब 2 +
तो टेंडिंग टू का मतलब हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है, तो अब हम बातेंगे कि ये 2 तो नहीं है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, पर 2 के कुछ आसपास की वैल्यू है, तो उसे मान लेते हैं कि ये 2 प्लस h है, और यहाँ पे इस h का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए अब इसमें पुट करते हैं लिमिट लगाने के बाद में। तो अगर मैं लिमिट लगाने के बाद x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा कि जब x 2 की तरफ जाएगा h 0 की तरफ चला जाएगा। देखो x को अगर 2 होना है तो h को 0 के करीबन होना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे हर जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह 2 प्लस h का होल क्यूब माइनस 8 और अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, 2 से 2 कट गया। ओके, और यहाँ पे अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर हम इसे खोल लेते हैं, एक्सप्रेशन अगर खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस h क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को वो ले लेंगे, h को कॉमन ले लेंगे और फ्रैक्शंस को तोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूं तो देखिए, जैसे मैंने 2 प्लस h का होल क्यूब खोला तो वो ये आइडेंटिटी निकल के आ गई, प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया, एक्सप्रेशन ही हो गया। अब h को कॉमन ले लेते हैं और उसे काट देते हैं, तो व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और h नीचे से और ऊपर से कॉमन आके कट गया, ये हो जाएगा 6 और अंदर बच जाएगा 6 प्लस। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को, क्योंकि डिनोमिनेटर हट गया, अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है कि आप पुट करके देख लीजिए वैल्यू आती है नहीं आती। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 6 into 12 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपको एक फ्रीडम देता है कि अभी जो 0/0 मीनिंगलेस फॉर्म आ रहा था, अब उसका आंसर डेफिनेट हो गया 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि लिमिट्स के कुछ जनरल फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद होने चाहिए, वो लिख लेते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, लिमिट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, कि लिमिट कुछ फॉर्मूले, वो फॉर्मूले में पहला है लिमिट व्हेन x टेंड टू 0 sin x अपॉन x, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर 10 की फॉर्म में से लिखूं तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 10 x अपॉन x क्या हो जाएगा 0। ये डायरेक्टली लर्न करके भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कभी मैं बोलूं कि डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब मेरे लिए रहेगा कि टाइम का गैप इतना कम हो गया है कि जो डेल्टा है, इनके बीच का गैप है, कुछ रहा ही नहीं और अभी dt बन गया। ये लिमिट का मेन हमारे लिए यूज रहेगा, जिसे अभी हम देखने वाले हैं। मतलब एवरेज चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, फिर उसे हम लोग 0 की तरफ लेकर जाएंगे बाय यूजिंग द लिमिट, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिफरेंशिएशन की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। इसको जो ढूंढा था, जिसने इसको डिस्कवर इन्वेंट किया, वो थे आइजैक न्यूटन सर। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसको, पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ अदर। ठीक है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि y और x एक दूसरे से किसी रिलेशन के थ्रू क्या है, लिंक्ड है, और ये इस तरीके से लिंक्ड है कि फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर मैं x में चेंज करूंगा तो y अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x में जो चेंज हो रहा है उसके कारण y भी चेंज हो रहा है। ये यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं कि x में अगर मैं 10% का चेंज करता हूं तो y में कितने परसेंट का चेंज होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम y का चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज किया x में, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं y में। ठीक है, वापस से सुनिए, अगर मैं x में 10% चेंज करना चाहता हूं तो वो चेंज y तक होते होते कितना परसेंट चला जाएगा, ये मेरे लिए क्या होगा, y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब आई एम कंपेयरिंग चेंज ऑफ y विद x, चेंज ऑफ x। आगे आपको बस समझ में। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में किसी वजह से अगर क्रूड ऑयल की वैल्यू कम हो जाती है, तो हमारे यहाँ भी हमें डीजल और पेट्रोल की वैल्यू कम दाम पे मिलेगा, कम उसका प्राइस हो जाएगा, लेकिन किस रिलेशन में मिलेगा ये हमें नहीं पता। अगर वहां पे मान लीजिए $1 की कमी आ रही है और उसके एवज में हमें यहाँ पे अगर ₹2 का फायदा होता है, ₹2 हमारे लिए डीजल और पेट्रोल सस्ता होता है, तो इसका मतलब जो वहां पे अगर $2 का
सब्सिक्वेंट सप्रेस होगा तो उसी का जो हमें सप्रेशन यहाँ देखने को मिलेगा वो उसका डबल देखने को मिलेगा, जो अभी $1 पे मिल रहा था। ठीक है, तो एक को और ऐसे अगर वहां पे अगर डॉलर क्रूड ऑयल की वैल्यूज बढ़ती है तो यहाँ पे हमारे भी जो प्राइसेस है पेट्रोल के वो रेस कर जाएंगे। तो ये बस सिंपल से दो वेरिएबल के बीच का कनेक्शन है, डिफरेंशिएशन, और इसमें हम एक वेरिएबल का चेंज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं चेंज इन y देखना चाहता हूं, चेंज इन y, चेंज के लिए मैं यूज करूंगा डेल्टा, जिसे अभी डिफाइन कर लेते हैं। तो वो जो चेंज इन y है विद रिस्पेक्ट टू x, तो रिस्पेक्ट का मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं x से, और कंपेयर करने की बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एक है रेशियो लेना। आप रेशियो लेके दो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हो। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा x, हम चेंज इन y को कंपेयर कर रहे हैं विद चेंज इन x। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी को लिखना चाहिए तो dy को लिखना चाहिए चेंज इन y, ठीक है, और डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन x। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई आपको समझ में। तो हम बात करें, और डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा हमारी है चेंज। ठीक है, जैसे कि अगर डेल्टा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे मैं लगा देता हूं तो ये उसमें चेंज कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। जैसे मान लो कि p का मतलब है मोमेंटम, अब अगर मैं इसमें डेल्टा p बोलूं तो इसका मतलब होगा चेंज इन मोमेंटम। तो बस आप ये समझ लीजिए कि डेल्टा सिर्फ चेंज कैलकुलेट करके देता है और 2 पॉइंट्स के बीच में चेंज कैलकुलेट करके देता है। तो आपको एक बड़े, अगर 2 पॉइंट्स के बीच के गैप में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुई है तो उसके चेंज को आप इस तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हम जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बट इसमें अभी एक स्लाइड चेंज और करना है, इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए वो करते हैं मॉडिफिकेशन। ओके, तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मतलब हो जाएगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, अब इसे अगर आप रियल डिफरेंशिएशन बनाना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो डेल्टा है इसको जब आपने 2 पॉइंट्स के बीच के गैप पे कैलकुलेट किया, अब उस गैप को बिल्कुल कम कर दीजिए और दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे पे ओवरलैप करा दीजिए। व्हाट आई वांट टू से कि आप इसमें लिमिट लगा दीजिए और ये बता दीजिए कि लिमिट डेल्टा x जो अपॉन में इट इज टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा x कोई गैप ही नहीं रहेगा, बस ये 2 पॉइंट्स होंगे जो बहुत ही पास पास के होंगे। ऐसी कंडीशन में इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं dy by dt। ठीक है, तो ये जो d है ये भी चेंज को ही कैलकुलेट करता है, बट ये स्मॉल चेंज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो जब भी आप d की बात करेंगे तो d आपको कैलकुलेट करके देगा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चेंजेस, उसे बोलेंगे डिफरेंशियल चेंजेस। ठीक है, तो वो स्मॉल d कर देगा, जैसे कि यहाँ पे ये ऑपरेटिव से बिहेव करेगा। और यहाँ पे अगर आपको लार्ज चेंजेस चाहिए तो लार्ज चेंजेस 2 पॉइंट्स के बीच में होंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं हो सकते, वो 2 पॉइंट्स के बीच में होंगे, और उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो चेंजेस होंगे उसे अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन y। आगे आपको बस समझे, तो इस तरीके से हम डेल्टा y और dy इनके बीच का डिफरेंस और इनकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए कि जैसे डेल्टा y है ये पूरे 2 पॉइंट्स पे एक पूरी ड्यूरेशन पे आपको अगर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करके देगा तो क्या ये एवरेज निकालने के काम आएगा? तो डेल्टा y बाय डेल्टा t आपको देगा एवरेज ऑफ वैल्यू, और dy बाय dt देगा आपको इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये पॉइंट पे कैलकुलेट कर देगा। ठीक है बच्चों, अभी ये थोड़ा बहुत हमें समझ आया। आप इसको एक बार ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे तो ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्लॉट कर रहा हूं एक ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम का। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर टाइम को मैं x एक्सिस पे ले लेता हूं क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को मैं लेता हूं y एक्सिस पे। ठीक है, और एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ भी ले लेते हैं अपन इस तरीके से। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं a और पॉइंट b। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं a पॉइंट पे टाइम की क्या वैल्यू है, तो मान लेते हैं t1। उसी पॉइंट a पे दिस वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, तो वेलोसिटी की वैल्यू को मान लेते हैं v1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम की, तो ये t2 कोई दूसरा टाइम है, और ये यहाँ पे वेलोसिटी
v2 कोई दूसरी वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे t1 से t2 के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है कि इस t1 से t2 तक जब टाइम चेंज हुआ तो इस दौरान, इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी में क्या चेंजेस आए, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, टाइम की वैल्यू है डेल्टा टी, तो ठीक है भैया डेल्टा टी होगी। और डिस्प्लेस चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो टाइम t1 डेल्टा टी क्या होगा, t2 से t1 के बीच का टाइम, और ये जो डेल्टा भी है ये v2 से v1 के बीच का चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा टी को आप ऐसे लिख सकते हैं डायग्राम में से देख के, t2 माइनस t1, देख लीजिए आप, ये t2 है ये t1 है, इनके बीच का गैप ही यहाँ है। और ऐसे आप डेल्टा v को लिख सकते हैं v2 माइनस v1, ठीक है। अगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ग्राफ में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है इस तरीके से, और इस ट्राइंगल की ये लगभग हाइपोटेन्यूज है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझे चेंज चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t करूंगा, ठीक है। यही तो करूंगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसका रेशियो लूंगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t का अगर मैं यहां बात करूं इस ट्राइंगल में, तो ये मेरे लिए इस ट्राइंगल की क्या है, परपेंडिकुलर साइड है, और ये क्या है, बेस है। आप बताइए क्या डेल्टा v मेरे लिए परपेंडिकुलर है, और क्या ये डेल्टा t मेरे लिए बेस है? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर मैं बात करूं तो वो टेन थीटा होगा क्या, ठीक है। और आप खुद भी देख लीजिए, ये जो टेन थीटा होगा इससे आप क्या निकाल सकते हो, टेन थीटा से स्लोप निकाल सकते हो, मतलब स्लोप यही तो है कि हॉरिजॉन्टल से कितना इसका एंगल बना है, तो ये टेन थीटा के बराबर आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना हो किसी पॉइंट पे तो आप टेन थीटा का यूज कीजिए, वो इसीलिए कहा जाता है, देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये स्लोप है और ये टेन थीटा के बराबर है, ओके बच्चों। अब मान लीजिए ये जो चेंज था ये तो था एवरेज चेंज जो आपने t1 से t2 के बीच में निकाला। अगर कोई इंस्टेंटेनियस चेंज कैलकुलेट करना चाहे तो वो क्या करेगा, t1 से t2 के बीच के गैप को कम करेगा। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम स्लोप की बात करें, अच्छा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की अगर वैसे भी बात की जाए तो वो स्लोप के बराबर है, लेकिन इस कंडीशन में वो एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। आगे ऑफ कोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्लोप, एंड वो क्या होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो मैं इसे a लिख देता हूं, ये हो गया डेल्टा a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यहाँ पे ये वेलोसिटी, टाइम और ये एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इस फंक्शन पे लिमिट लगाता हूं, लिमिट लगा दूं अगर मैं इस पे, और डेल्टा t को अगर मैं जीरो के करीब में पहुंचा दूं, तो ये दोनों पॉइंट अब पास आना चालू होंगे। देखिए डेल्टा t जीरो कब होगा, जब t1 t2 आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप जब भी करने लगेंगे और डेल्टा t जब जीरो की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा dt, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप t को जीरो करोगे, ये जो पॉइंट है b ये शिफ्ट होके a पे ही आ जाएगा, और ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। अगर b a पे आ जाएगा तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे a, b a के पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको t1 t2 दोनों ओवरलैप होते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा v1, v2। और इसका फिर ये जो आपको दिखाई दे रहे थे दो अलग अलग पॉइंट, जब ये एक होंगे तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे इस चेंज को तो आपको दिखाई देंगे क्या, टेंजेंट के तौर पे, ये टेंजेंट आपको दिखाई देगी। अगर आप डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे निकालते हो किसी ग्राफ में, तो वो आपको उस पॉइंट पे कोई टेंजेंट जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है उसका स्लोप दे देगा। तो बस यही कहना चाहता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे, और वो बेसिकली ग्राफ पे किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखते हैं इसको लेके। आइए बच्चों सीखते हैं इसके जनरल फॉर्मूलाज को। तो जनरल फॉर्मूला में जैसे x की पावर n है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे हमें समझना है। जैसे मान लीजिए आप x की पावर n कोई टर्म है, उसे आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। x की पावर जैसे 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं n को 5 की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5, देखिए n आ गया यहाँ पे, और फिर 5 में से 1 कम 4। आइए आपको बात समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं 6x3। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस 6 का आपको कुछ नहीं करना, जब एक वेरिएबल टर्म के साथ एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो इस 6 को आप एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन से दूर रहेगा। हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ इसका, हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ इसका,
तो एक्स क्यूब की अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की तो वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और वो हो जाएगा 3 टू 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी अब बात करें अगर कोई अकेला कांस्टेंट क्वांटिटी हो जैसे 16 है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो जाएगा 0, क्योंकि देखिए कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं ना उनके अंदर वैल्यूज उनकी कभी चेंज ही नहीं होती। तो जब वैल्यूज चेंज नहीं होगी तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज कुछ होगा ही नहीं और वो 0 हो जाएगा। तो अब जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो हर एक टर्म को इस फॉर्मूले को लगा के अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। जैसे यहां करूंगा तो 5 तो 5 ही रहेगा और 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर यहां बात करेंगे 3 इंटू 6 और x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5। यहाँ पे 5/2 को अलग ही रहने दीजिए और इसका एक्सप्रेशन 2x हो जाएगा। ये से कट जाएगा, फिर कैलकुलेट होकर हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 18 की पावर 5 प्लस 5x। तो बच्चों इस तरीके से अगर ये एक फॉर्मूला आपको आ जाता है तो आपसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको दूसरे जनरल फॉर्मूला, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में हम बात करेंगे जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ओके। अब जैसे और बात करते हैं e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x से होगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x इंटू log ऑफ a। वही हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ log x की अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो होगा 1/x। ठीक है, ये सब आ गई आपको बात समझ में। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूलाज है, इसके बाद भी आप बहुत सारे जनरल फॉर्मूलाज हैं वो आपको किसी ना किसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ और फॉर्मूलाज की। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है और दोनों का आपको डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन वो फंक्शन अलग अलग नहीं है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन आता है, कॉस एक्स का भी आता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो मल्टीप्लाई में होते हैं तब कैसे करूं ये समझ नहीं आता। एक तो कंसेप्ट ये काम करता है, हमारा दिमाग ये काम करता है कि इसका डिफरेंशिएशन अलग लिख दो, इसका डिफरेंशिएशन अलग लिख दो। ठीक है, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी, आप ऐसे नहीं कर सकते। जब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में तो ये करना गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा कि दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो तो आप एक को तो u मान लीजिए और एक को v मान लीजिए और ऐसा मानिए कि वो फंक्शन v इंटू यू है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा कि इसमें आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, डैश टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरे को एज इट इज रखिए, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके अंदर। तो पहले हम 2x लिख देते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और cos x को एज इट इज रखते हैं। उसके बाद में हम x स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x रखते हैं। तो हमारे लिए हो जाएगा ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, जिस तरीके से आपको ये बताया गया इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। ऐसे आपके पास एक फार्मूला और होगा डिवीजन फार्मूला। मान लीजिए ये x स्क्वायर ऐसे ना होके ऐसे होता, तो अब ये ऊपर एक तो मन करता है कि इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दें, इसका अलग कर दें, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए जो आपको सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा डिवीजन रूल। आप ऊपर वाले फंक्शन को v मान लो, नीचे वाले को u मान लो, या फिर किसी को भी u किसी को भी v मान लो, पर यहाँ एक कंडीशन है कि पहले आपको डिफरेंशिएशन ऊपर वाले फंक्शन का ही करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर जिसका किया उसे एज इट इज और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज लगाते हैं हम इसके ऊपर। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x और ये cos x एज इट इज, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये x स्क्वायर और ये cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस sin x और अपॉन में cos स्क्वायर x। बस इसी तरीके से फंक्शन आगे चलेगा। अब इसमें काफी आगे और भी डिफरेंशिएशन के पार्ट्स होते हैं, मैंने जैसे बताया बहुत डिटेल में मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में इतनी डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को थैंक यू।